सबसे पहले वर्चुअल मशीन इंस्टॉलेशन लास्ट डे हमने किया था, और वर्चुअल मशीन इंस्टॉलेशन के बाद सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, फर्स्ट थिंग, कि यहाँ पे एक सर्वर मैनेजर है। और सर्वर मैनेजर क्या है? सर्वर मैनेजर इज ए टूल through which you can manage your server, configure your server, और परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं आप कि जो टास्क हैं ये सारे आप देख रहे हैं इधर जा करके, इवेंट्स, परफॉर्मेंस, मैनेजेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये देखने के लिए मिलती है एड-ऑन एंड फीचर, दूसरे सर्वर को मैनेज करना, सर्वर का ग्रुप क्रिएट करना। तो जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं सर्वर की, किसके थ्रू कर पाएंगे हम? सर्वर मैनेजर के थ्रू। तो हमारे पास इंटरफेसेस क्या क्या हैं? फर्स्ट थिंग, इंटरफेसेस आपके पास वर्क करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 इंटरफेसेस देखने के लिए मिलता है। तो हम उसको यूजर शैल बोलते हैं, यूजर शैल। तो इसको आप इंटरफेस भी बोल सकते हैं। इंटरफेस यहाँ पे कितने टाइप के हो गए आपके? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड नंबर 2 कमांड लाइन इंटरफेस, CLI आपने देखा होगा। तो कमांड से मैनेज कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको एक मिलता है पावर शेल। हमारा नंबर नहीं है, कोई हटिए पढ़ रहा है। और जो दूसरा है वो CM। तो ग्राफिकली ज़्यादा काम करते हैं, बट पावर शेल के भी यहाँ पे 2 वर्जन है। एक पावर शेल ISC आपको देखने को मिलेगा, एक बेसिक पावर शेल है। तो ISC के थ्रू क्या करते हैं? इंटीग्रेटेड स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट, इसकी हेल्प से आप बेटर डिप्लॉयमेंट कर पाएंगे, फास्टर डिप्लॉयमेंट। जो डे वाइज रिपीटेबल टास्क होते हैं उनको पावर शेल से फास्टर डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और डिप्लॉयमेंट आपका फास्टर यहाँ पे हो जाता है। तो सर्वर मैनेजर के थ्रू तो हम ग्राफिकली वर्क ही करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, लोकल सर्वर में आप जाओगे, इधर जा करके इस ऑप्शन को क्लिक करके आप सबसे पहले कंप्यूटर नेम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो जो यहाँ पे नेम होगा, जैसे मैंने यहाँ पे सर्वर 10 दिया हुआ है, तो इधर भी हमको क्या करना है? सर्वर 10। दूसरी चीज, IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, टाइम जोन, ये सब सारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OS, इसको हम बोलते हैं पोस्ट इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये विंडोज 10 का भी हमें करना चाहिए, ये सर्वर का भी। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं तो लेकर के रिमोट हो गया, फायरवॉल हो गया, आपका कंप्यूटर नेम हो गया, टाइम जोन हो गया, और जो भी 8 से 10 टास्क यहाँ पे डिफाइन हुए हैं, ये सब आपको बेसिक सेटिंग है OS की, ये आपको करना ही है। IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन जरूरी है, क्योंकि सर्वर आप क्रिएट कर रहे हैं, और अगर जो नेटवर्किंग नहीं होगी तो फिर वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर जाकर के आप कोई भी एक IP एड्रेस यूज करेंगे, और सेम एड्रेस आप DNS में भी एंट्री करेंगे, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट सर्विसेज का डिस्कशन करूंगा उसमें ये मैंडेटरी। तो जो IP एड्रेस आपने यहाँ पे एंट्री करनी है वही आपने सेम यहाँ पे भी करना है, ठीक है। वो चीजें, तो IP एड्रेस प्रॉपर कॉन्फ़िगर होना चाहिए। डिवाइस का नाम जरूर सेट करें, ठीक है, और फायरवॉल वगैरह आप ऑन रखें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड, जैसा भी आपको चाहिए वैसा कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाकर के कुछ चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं सर्वर के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज हैं। सर्विसेज को यहाँ पे क्या बोला जाता है?
रोल्स, और फीचर्स को बोला जाता है टूल्स। क्या है? टूल्स और सर्विसेज। 23+ सर्विसेज यहाँ देखने को मिलती हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो विंडोज सर्वर प्रोवाइड कर सकता है, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके लिए जस्ट सिंपल आपको कुछ नहीं करना, ऐड ऑन एंड फीचर में जाते हैं हम लोग इधर, जस्ट सिंपल। तो रोल बेस्ड आपको रखना है, ठीक है, VDI नहीं यूज कर रहे हैं, विंडोज सर्वर 10 सेलेक्टेड है, और यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जो भी विंडोज सर्वर प्रोवाइड कर सकता है। तो हमारे पास विंडोज सर्वर डेटा सेंटर एडिशन 2016, जो भी इसके अंदर फीचर्स हैं, रोल्स हैं, वो आपको ये देखने के लिए 2016 विंडोज और 2019 में डिफरेंस है, वो अलग से बताएंगे। अभी तो 2022 का 12 और 16 का तो मैंने लिख दिया है इस PPT के अंदर जो है। जब ये कंपेयर कराएंगे नेक्स्ट वर्जन के साथ, तो न्यू फीचर्स बताने होंगे, बाकी सब आपका स्टडी हो गया। एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस, डोमेन सर्विसेज, क्रेडेंशियल सर्विसेज, राइट मैनेजमेंट सर्विसेज, DHCP, DNS, Hyper-V, IIS, रिमोट एक्सेस, VPN, ये सारी सर्विसेज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्हीं सर्विसेज की जरूरत रहती है जनरल, तो ये आपको मिल जाती है। और ये कुछ टूल्स हैं, जैसे .NET है, तो जो चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो हम चूज करेंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे चूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से विंडोज सर्वर के अंदर हमें 23+ सर्विसेज देखने के लिए मिलती हैं, जिनको हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं या विंडोज सर्वर पर डिप्लॉय कर सकते हैं। हो सकता है आपको मल्टीपल सर्विसेज की ज़रूरत हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसी सर्वर पर इंस्टॉल करेंगे जो सर्वर 10 है। कुछ सर्विसेज 10 पर यूज़ कर सकते हैं और कुछ सर्विसेज दूसरे वर्चुअल मशीन बना करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे वर्कलोड जो है वो सिंगल सर्वर पर नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ सर्विसेज 10 देगा, कुछ सर्विसेज 11 देगा, कुछ सर्विसेज 12 देगा। ऐसे हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेंगे, जिससे क्या होगा, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए कंपनीज को मल्टीपल वर्चुअल मशीन या डेटा सेंटर में वर्चुअल मशीन की क्यों ज़रूरत है, ज़्यादा वर्चुअल मशीन क्यों बनाए, एक से ज़्यादा क्यों वर्चुअल मशीन बनाए, क्योंकि हमको क्या करना है, लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, क्लियर? एक सर्वर ज़्यादा सर्विसेज देगा तो बिजी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज स्टडी बनाने वाले हैं, और ये क्या है, इसका यूजेस क्या है, ये सारा डिस्कशन यहाँ पे रहेगा। तो जब आप ऐड रोल एंड फीचर के अंदर जाते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये जो सर्विस है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है, व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एंड बेनिफिट्स ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ये हमें जानना पड़ेगा। तो उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि डोमेन सर्विसेज क्या होता है। देखिएगा हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो दो एनवायरनमेंट होते हैं। एक तो होता है वर्क ग्रुप और एक होता है डोमेन। अगर जो मॉडल की बात करें, नेटवर्किंग मॉडल की बात करें, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में? और डिस्ट्रीब्यूटेड के कितने पार्ट हैं? नंबर 1 और नंबर 2।
तो जब आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर नेटवर्किंग करते हैं तो आपने एक पर्टिकुलर स्विच ले लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने कंप्यूटर्स यहाँ पे विंडोज 10 की मशीन्स आपके पास आ गई, आपने नेटवर्किंग कर दी, विंडोज 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सारे। तो इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप मॉडल के अंदर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। आप एक ही जगह से सभी डिवाइसेस को मैनेज नहीं कर सकते। वर्क ग्रुप के अंदर, वर्क ग्रुप के अंदर क्या रहता है, यू कैन शेयर इंफॉर्मेशन, यू कैन शेयर इंटरनेट, यू कैन शेयर रिसोर्सेज बिटवीन द डिवाइसेस। अगर जो सपोज दैट मुझे पेन ड्राइव ब्लॉक करनी है इस कंप्यूटर की, तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा, दूसरे कंप्यूटर का डिवाइस का पेन ड्राइव ब्लॉक करना है, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर डिवाइस पर जाना पड़ता है। अगर जो मेरे पास 500 डिवाइसेस है, लैपटॉप डेस्कटॉप है, तो मुझे 500 सिस्टम के अंदर जाकर के चेंजेस करना पड़ेगा। जस्ट लाइक ए व्हाट्सएप मैसेज, अगर तो मुझे 500 लोगों को मैसेज भेजना होता है तो मुझे 500 नंबर को क्लिक करना पड़ेगा। अगर जो व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, तो एक मैसेज 500 लोगों को 500 डिवाइसेस पर वो सेंड। तो ये डोमेन बनाने का यहाँ पे यही बेनिफिट है। तो अगर जो डोमेन की डेफिनेशन की बात करें, तो डोमेन इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड लॉजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री। एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज अगर जो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइसेस का एक लॉजिकल ग्रुप बन जाएगा। व्हाट्सएप में भी तो लॉजिकल ग्रुप होता है, मोबाइल को पकड़ के थोड़ा ना लाते हैं फिजिकल, आप एक एक मोबाइल को अटैच थोड़ी ना करते हैं, वो लॉजिकली तो होता है, एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से ग्रुप क्रिएट होता है, और उस ग्रुप की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं। तो डोमेन बनाने का यहाँ पे जो पर्पस है, जो पहला पर्पस है वो है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हम बात कर रहे थे कि वर्क ग्रुप के अंदर आपको एक एक डिवाइस में जाकर के चेंजेस करना पड़ता है, तो कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर जो आप डोमेन एनवायरनमेंट बनाएंगे, तब हम यहाँ पे एक विंडोज सर्वर ऐड करेंगे। अब 2016 हो या 19 हो, दोनों के अंदर ही एक्टिव डायरेक्टरी है। 2003 में भी एक्टिव डायरेक्टरी है, ऐसा नहीं है कि ओल्डर वर्जन में एक्टिव डायरेक्टरी फंक्शनैलिटी नहीं, आज से 10 साल पहले भी एक्टिव डायरेक्टरी थी और आज भी है। अगर जो हम 2016 या 19 कोई भी विंडोज सर्वर यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं और उसके अंदर हम कौन सी सर्विस डालते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी हेल्प से हम क्या क्रिएट कर पाएंगे, डोमेन क्रिएट कर पाएंगे। ADDS जो सर्विस है वो डोमेन एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, और फिर ये क्या बन जाएगा, एक डोमेन बन जाएगा, आपकी डिवाइसेस का क्या बन जाएगा, एक डोमेन। फिर मैं यहाँ से अगर जो पेन ड्राइव ब्लॉक करता हूँ, अब मुझे 2 का करना है, 10 का करना है, तो वो सभी कंप्यूटर्स पर एप्लीकेबल होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, सेंट्रल पॉइंट से होगी, नहीं समझे, एक ही जगह से आपने चेंजेस किए और वो सभी डिवाइस पर अप्लाई हो गए। तो इससे क्या होगा, वर्कलोड कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस भाई, वर्क परफॉर्मेंस आपकी इनहेंसमेंट होगी ना। जो काम आप 1 घंटे में कर रहे थे वो कितनी देर में हो रहा है, 1 ही मिनट में। सर्वर पे पॉलिसी क्रिएट करेंगे और पॉलिसी क्रिएट करने के बाद बोलेंगे USB डिसेबल। क्या बोलेंगे, तो ये एंटायर, क्योंकि ये ग्रुप है ना, तो ये ग्रुप पर अप्लाई हो जाएगा, आपके डोमेन में अप्लाई हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है इजी हो गया, समझ में बात। पॉलिसीज एक ही जगह से इंप्लीमेंट हो जाती है। ये डोर ओपन कर दें, ठीक है, समझे मेरी बात आप, क्लियर, आपको समझ आया। एनवायरनमेंट मिला हमें,
डोमेन एनवायरनमेंट मिला, एक ग्रुप बन गया डिवाइसेस का, जिसकी हेल्प से हम कॉन्फ़िगरेशन एक ही जगह से कर पा रहे हैं और वो एंटायर ग्रुप में, एंटायर डोमेन में एप्लीकेबल अप्लाई हो रहा है। क्लियर? ठीक है। तो डोमेन का बेनिफिट क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन। आपको एक एक जगह एडमिनिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, आपका सिंगल पॉइंट से आप एडमिनिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन एक ही जगह से कर पा रहे हैं। दूसरा बेनिफिट फास्टर डिप्लॉयमेंट। 500 कंप्यूटर पे जाकर के चेंजेस करना और एक 1 क्लिक में चेंजेस करना, तो टाइम सेविंग है या नहीं है? तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्कलोड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो इजी वे में आपका हो जाएगा, टाइम सेविंग हो जाएगा। ठीक है। और आपको जगह जगह जाकर के चेंजेस करने की जरूरत नहीं। अगर जो आपके पास वर्क ग्रुप रहेगा तो फिर आपका सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि जब तक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर नहीं बनेगा आप उसका सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन एक ही पॉइंट से नहीं कर पाएंगे। क्लियर और नॉट? तो डोमेन बनाने का यहाँ पे जो पर्पस है वो है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, एक ही जगह से सभी को मैनेज कर पाए। तो अगर जो एक्टिव डायरेक्टरी के बेनिफिट की बात करें, जो सर्विस हम आपको पता है, तो सबसे पहला है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? ठीक है। जो दूसरा बेनिफिट है वो है सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन। अगर जो आपका वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट यहाँ पे रहता है तो एक यूजर यहाँ पे लॉगिन करता है, उसका अकाउंट यहीं पे होता है और इसी कंप्यूटर से पासवर्ड वैलिडेट, ये यूजर दूसरे कंप्यूटर पे जाकर के अपना पासवर्ड यूज नहीं कर पाता है, तो उसको आप लोकल ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। कौन सा ऑथेंटिकेशन? क्योंकि आपके लैपटॉप में जो अकाउंट बना है वो आपके लैपटॉप पर ही लॉगिन करता है, वो दूसरी जगह जाकर के लॉगिन। लेकिन कंपनीज में क्या होता है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। मैं चाहता हूं कि कोई भी यूजर किसी भी डिवाइस पर जाकर के अपना यूजर नेम पासवर्ड पुट करे और वहां से उसका ऑथेंटिकेशन हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंस रूम में जा रहा है, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर पे है, चाहे वो सेकंड फ्लोर पे है। यूजर्स या दे कैन लॉग इन एनीवेयर इन द डोमेन। जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, कोई भी पर्सन किसी भी कंप्यूटर पर लॉग इन हो पाए। ठीक है। ये जो बेनिफिट है ये आपको कौन देने वाला है? एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पे आपको बेनिफिट देने वाला है। अगर जो आपके यहाँ पे कोई रवि नाम का यूजर है और वो यहाँ लॉग इन करता है तो उसका ऑथेंटिकेशन कौन करेगा? सर्वर। एक्टिव डायरेक्टरी उसको ऑथेंटिकेट करेगी। वो इस कंप्यूटर पे लॉग इन करना चाहता है, वो इस पर भी अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, क्योंकि हम यूजर अकाउंट्स कहाँ पे क्रिएट करेंगे? एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूज करेंगे, क्रिएट करेंगे, और आप कहीं भी लॉगिन कर सकते हो एंटायर डोमेन के अंदर। थर्ड जो बेनिफिट है, सेंट्रलाइज यूजर अकाउंट मैनेजमेंट। सपोज दैट हमने रवि का अकाउंट स्टॉप करना है, डिसेबल करना है, तो आप यहां से ही करेंगे, आपको यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी अकाउंटिंग कहाँ होगी? विंडोज सर्वर के अंदर ही क्रिएट होगा, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ही क्रिएट होगा, जिसकी हेल्प से हम सेंट्रल पॉइंट से मैनेज कर पाएंगे। फोर्थ बेनिफिट, क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। क्लाइंट की कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तब भी आपको क्लाइंट डिवाइस पर नहीं जाना है, हम एक्टिव डायरेक्टरी की हेल्प से ही कर पाएंगे। फोर्थ बेनिफिट है पॉलिसी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। किसी कंप्यूटर पे कोई पॉलिसी लगाना है, जैसे यूएसबी डिसेबल, यूजर्स हमारे कमांड प्रॉम्प्ट ना यूज कर पाए, या यूजर सिर्फ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ही यूज कर पाए, तब भी हम इसको एक्टिव डायरेक्टरी की हेल्प से कर पाएंगे। तो एक्टिव डायरेक्टरी में बेनिफिट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, सेंट्रलाइज यूजर अकाउंट मैनेजमेंट हो जाता है, पॉलिसी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, करंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो जाता है। क्लियर और नॉट?
समझ आया एक्टिव डायरेक्टरी के बेनिफिट्स? आपने नोट डाउन किए कि यही नहीं? हाँ, याद कैसे रहेगा? क्या रिकॉर्डिंग हो रही? रिकॉर्डिंग नहीं बना सकते हैं तो बना लेना बाद में, ठीक है? बाद में दोबारा हाँ, रिव्यू करके कर लेना, रिकॉर्डिंग में शेयर आपको कर दूंगा। लेकिन कुछ बातें लिखोगे तो ठीक रहेगा, पता रहेगा कि हमको नोट डाउन क्या करना है। एक्चुअली 2 आवर्स की ट्रेनिंग में यही पता नहीं लगेगा, पूरे वीडियो में से आपका सारा वीडियो आपका चल रहा है 2 घंटे का, तो नोट्स नहीं बनाओगे ना, कुछ स्पेसिफिक ही बनाओगे, जो इम्पोर्टेंट थिंग है वही बनाओगे। तो बहुत सारी चीजें बोलूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं लिखना ना, वो तो एग्जाम्पल। ठीक है? हाँ, नहीं अगर जो आप लेटर बना सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन कुछ बातें जो है वो आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है? तो जैसे डोमेन की डेफिनेशन बोली थी, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर जो आपसे इंटरव्यू में ये पूछेगा व्हाट इज डोमेन या एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन क्या है, तो उसका आंसर आपने क्या देना है, ठीक है? तो बता देंगे लास्ट में कि कौन कौन से क्वेश्चन इस 2 आवर्स की ट्रेनिंग में बनेंगे, ठीक है? क्लियर? जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड में आपका वर्क ग्रुप हो गया और डोमेन हो गया। तो डोमेन के क्या एडवांटेजेस हैं मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ठीक है? क्लियर? ये चीज क्लियर, समझ आया एक्टिव डायरेक्टरी फीचर्स? तो हम एक्टिव डायरेक्टरी क्यों यूज करें इंफ्रास्ट्रक्चर में? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, परफॉर्मेंस और वर्कलोड, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन का, और वर्कलोड कम हो जाएगा, और डेली कॉन्फ़िगरेशन एक ही जगह से हम कर पाएंगे। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो सेंट्रल पॉइंट से हम कर पाएंगे। पॉलिसीज है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन है, सारी चीजें अच्छी हैं। तो इसलिए कोई भी कंपनी अपने यहाँ पे, तो देखिएगा इससे एक चीज और हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी हार्डवेयर की परफॉर्मेंस भी कम ज्यादा रखते हैं, कर सकते हैं नहीं, जो परफॉर्मेंस है वो सर्वर का पार्ट है, जितना ज्यादा रैम लगा हुआ होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि 500 टीबी रैम लगाएंगे हम, वो तो सर्वर मॉनिटरिंग की जाएगी कि सर्वर की परफॉर्मेंस कितनी है। रैम की वजह से देखिएगा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के बिना आप किसी डिवाइस का परफॉर्मेंस इंक्रीज, इन्वेस्टिगेशन क्या है, देखो किसी भी मशीन के अंदर 3 पैरामीटर बहुत जरूरी है, सीपीयू, रैम और हार्ड डिस्क और नेटवर्क। ये 4 चीजें ऐसी होती हैं। अब सपोज दैट आपने 16 जीबी रैम का लैपटॉप आपने परचेज किया, ठीक है? अब आप उससे इंटरनेट से वीडियो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग? इंटरनेट से, यूट्यूब से कोई मूवी देख रहे हैं। अब मूवी ब्रेक होके चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है, तो क्या इस केसेस में आपका लैपटॉप रेस्पॉन्सिबल है? बताइएगा मुझे, है? इसमें नेटवर्क रेस्पॉन्सिबल है, इसमें इंटरनेट रेस्पॉन्सिबल है, नहीं समझे? जो नेटवर्क ट्रैफिक आया, ठीक है? तो आप ये नहीं कह सकते ये डिवाइस स्लो है, इसमें रैम इंक्रीज कर दो, इसमें सीपीयू इंक्रीज कर दो, नहीं समझे? कोई वायरस भी सीपीयू कंज्यूम कर सकता है और जिसकी वजह से डिवाइस की परफॉर्मेंस डाउन। तो कोई भी पर्सन, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बिना चेकअप, पहले तो हम एनालाइज करता है, लेकिन वो क्या कहता है आपको क्या प्रॉब्लम है, ये तो डायग्नोस्टिक करना पड़ेगा। ऐसे ही किसी भी डिवाइस का स्लो होना, ना तो आप पर्टिकुलर रैम कह सकते हैं, ना पर्टिकुलर आप सीपीयू कह सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? ठीक है? 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रैम, सीपीयू, डिस्क एंड नेटवर्क। जरूरी नहीं हम इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हो सकता है इंटरनल नेटवर्क हो हमारे पास, उसके बीच में भी तो ट्रैफिक चलेगा। अगर मैं ऑथेंटिकेट करना चाहूँ ये रैम का पार्ट है, सीपीयू का, डिस्क का, नेटवर्क का, तो कैसे ऑथेंटिकेट, किसी परफॉर्मेंस की वजह से इशू आ रहा है? देखिएगा कुछ टूल्स विंडोज ने आपको दिए हुए हैं जो हमारी विंडोज के अंदर ही होते हैं, जैसे आप देखते हैं टास्क मैनेजर, ये देख रहे हैं, ये भी एक मॉनिटरिंग टूल ही है, ठीक है? आपने देखा होगा इस तरह से यहाँ पे जाते हैं। हाँ, टास्क मैनेजर पे यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाते हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन इतना आ रहा है, मेमोरी, नेटवर्क एंड डिस्क जो भी है आपका। इसका सर मैं टास्क मैनेजर से सर समझ लीजिए, मैं कितना कंफ्यूज रहता हूँ। यदि परफॉर्मेंस कैसे मालूम पड़े कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन सा ग्राफ हो रहा है? ग्राफ बात हो रहा है परसेंटेज में, कौन सी चीज कितनी बिजी है, कितनी फ्री है,
क्या उसकी स्पीड है, क्लियर और नॉट। अगर इंटरनेट की स्पीड बढ़ा जाए ट्रांसमिशन कैसे करेंगे, वो नहीं मतलब ईथरनेट में आपका ट्रैफिक आएगा, कैसे बात, ठीक है। अगर ट्रैफिक कम ज़्यादा करना तो यहाँ भी सकते हैं। अगर इसमें ट्रैफिक लैन कार्ड में स्पीड का है नहीं सर, अगर मेमोरी ईथरनेट। यहाँ पे ऑप्शंस हैं प्रोसेस के, कौन सा प्रोसेस है, कौन सा एप्लीकेशन आपका है, ठीक है, उसकी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, वैसे वो कैसे करेंगे, ठीक है। फिर तो मैं टास्क मैनेजर ही पढ़ा दूंगा, एक्टिव डायरेक्टरी कहाँ रह जाएगा। हर चीज एक अलग टॉपिक के अंदर कवर, जब मॉनिटरिंग पढ़ाएंगे तो मॉनिटरिंग की बातें करेंगे, जब एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ा रहे हैं तो एक्टिव डायरेक्टरी की ही बातें आपके साथ ज़्यादा करेंगे। नहीं तो पता लगेगा हमारा फर्स्ट चैप्टर तो कहीं और ही स्विच हो गया, हमने तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ही आपको, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कब पढ़ाया जाएगा, जब आप सर्विस के बारे में जान लेते हैं। अभी तो आपको सर्वर के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, नहीं समझे, अभी तो आपको सर्विस कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं आ रही, तो यहाँ पे मॉनिटरिंग का कोई सेंस, समझ रहे मेरी बात। तो ये जो टॉपिक है ये सेपरेट आएगा, विंडोज सर्वर परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग का, तो उसके अंदर ये कवर किया जाएगा, ठीक है। अभी तो मैं बताने लगूंगा एक्टिव डायरेक्टरी की परफॉर्मेंस ऐसे चेक करते हैं। क्या आप एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में जानते हो? तो आप बोलोगे एक्टिव डायरेक्टरी तो हमें पता नहीं है, परफॉर्मेंस के नहीं समझे, क्लियर और नॉट। जिस चीज के बारे में नहीं पता उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम सभी सर्विसेज को स्टडी करते हैं और उन सर्विस की तो कंप्लीट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग क्या होगा, एक अलग से चैप्टर आपको कवर किया जाएगा, ठीक है। तो आगे पीछे नहीं करेंगे, चीजों को सीक्वेंस रखेंगे, जैसे हैं वैसे ही कंप्लीट उनको करेंगे, ठीक है। तो आज का जो मेन टारगेट है हमारा क्या है, आज का जो है टॉपिक एक्टिव डायरेक्टरी। तो मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा कि एक्टिव डायरेक्टरी जो है हमें क्या बेनिफिट्स दे रही है, तो वो आपको आपने नोट डाउन कर लेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के अंदर ये चीज याद रखनी है आपको, जो मशीन है शुड बी कनेक्टिंग, हाँ, इन द नेटवर्क, ठीक है, शुड बी कनेक्ट इन द नेटवर्क। हाँ, वो नेटवर्क से अगर जो कनेक्ट नहीं है तो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन नहीं। दूसरी चीज आपको टीसीपी आईपी, जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था वह भी आपको करनी है। एक्टिव डायरेक्टरी मशीन से कनेक्टेड है नहीं, मतलब दोनों नेटवर्क, हाँ, नेटवर्क कनेक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों चीजें आईपी एंड प्रिफर डीएनएस, मैंने बताया था ना, जो आईपी यहाँ पे डालेंगे उसी को लैन कार्ड में दिखाया था उधर, तो सेम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर वहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या चूज करना है यहाँ से, डोमेन से। अगर जो किसी रोल की डिपेंडेंसी फीचर पर है तो वो ऑटोमेटिकली चूज कर लेगा, आपको रिमूव नहीं करना है। ये ऐड कर लिया ना उसने, ये तो ऐड किया, मतलब हमें और कोई फीचर ऐड करना तो उस पर क्लिक करना पड़ेगा, मतलब कोई फीचर जो हटाना है। एक्टिव डायरेक्टरी को जिस फीचर की जरूरत थी उसने चूज कर लिया। क्या आपको एडिशनल कोई फीचर चाहिए? रिक्वायरमेंट, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पर हम ऐड कर सकते हैं जो क्लाइंट कह रहा है। हाँ, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा नहीं है नहीं। आपका तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट आई है, एडी इंस्टॉलेशन की आई है ना, तो एडी के अलावा हम कोई और चीज इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। एक्टिव डायरेक्टरी को ग्रुप पॉलिसी टूल की जरूरत है तो उसने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, उसने चेकबॉक्स उसको ऐड कर लिया है यहाँ पे। तो फीचर पर डिपेंडेंसी है तो ऑटोमेटिकली चूज कर लेता है। किसी सर्विस को किसी टूल्स की जरूरत है तो ऑटोमेटिकली उसको चूज, आपको रिमूव नहीं करना, ठीक है, नहीं तो फिर आपको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा जब उसके अंदर काम करेंगे, ठीक है। एरर तो नहीं आएगा, कई बार आपको टूल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी के एडिशनल टूल भी इंस्टॉल हो रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। एक टूल ये है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, विंडोज पावर सेल मॉड्यूल भी ऐड हो रहा है, जिसकी हेल्प से पावर सेल की कमांड हम रन कर पाएंगे, यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी को पावर सेल से ही मैनेज
कर पाएंगे। तो ये है रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल, तो ये सारी चीजें आपकी एड ऑन हो जाती है। तो हमने एक्टिव डायरेक्टरी का रोल ऐड किया है। क्या किया है? रोल ऐड किया है। कौन सा ऐड किया है? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल ऐड यहाँ पे किया हुआ है। सेकेंड पार्ट में आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। अब रोल ऐड होने के बाद जैसे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसकी सेटिंग भी करनी होती है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आता है प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर जो आपने एक क्लोज कर दिया है किसी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहाँ जाओगे? यहाँ पे नोटिफिकेशन पे जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलती है, ठीक है। चूज तो एग्जिस्टिंग ऑप्शन है, इसको भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्री डिफाइन कोई एनवायरनमेंट नहीं है। यहाँ को भी ये भी चूज नहीं कर सकते आप। आपको सबसे पहले क्या लेना है? न्यू फॉरेस्ट के अंदर एक न्यू डोमेन हम ऐड करने वाले हैं क्योंकि हमें डोमेन बनाना है ना। तो पहले क्या बनता है? एक न्यू फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के अंदर क्या बनता है हमारा? एक डोमेन। तो फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट के अंदर मल्टीपल डोमेन एग्जिस्ट करने की कैपेबिलिटीज होती है। तो अभी हमें सिंगल डोमेन चाहिए। तो एक्टिव डायरेक्टरी का एक अच्छा फीचर है हायरार्की फीचर। पहले एक सर्वर, फिर उसके नीचे 2 सर्वर, 4 एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर्स आप डिप्लॉय डोमेन डिप्लॉय कर सकते हैं। सर ये आपने बोला अभी, जैसे आपने कुछ बोला कि फॉरेस्ट क्या होता है, तो ये फॉरेस्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डोमेन्स, मल्टीपल डोमेन्स एक ही अम्ब्रेला के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी ब्रांच ऑफिस होगी, कल आपका कोई नया बिजनेस होगा तो उसके लिए भी तो डोमेन्स चाहिए। तो फॉरेस्ट के अंदर मल्टीपल डोमेन एग्जिस्ट कर पाए। आपकी अलग अलग कंपनीज हो सकती हैं तो उनके लिए भी एनवायरनमेंट। तो एक्टिव डायरेक्टरी का जो फीचर है हायरार्की का फीचर, और इससे क्या फायदा होगा? सभी डोमेन्स आपस में रिलेशनशिप में भी रहेंगे, जिससे मैनेजमेंट सेंट्रलाइज भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑथेंटिकेशन एंड रिसोर्सेज कैन बी एक्सेस बिटवीन द डोमेन्स, ठीक है। वो लेटर समझ में आएगा, अभी एनवायरनमेंट नहीं है इसलिए शायद आपको अभी इतना क्लियर नहीं होगा। बट जैसे जैसे क्लासेस आएंगी सिंगल डोमेन देखेंगे, फिर मल्टीपल डोमेन आएगा, फिर इस तरह से आएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर इसका हो जाएगा। हाँ, एक डोमेन तो कम से कम ऐड कर सकते हैं। कंपनी के नेम से आप डोमेन बना सकते हैं। इट इज ए ग्रुप नेम। क्या है? जैसे व्हाट्सएप ग्रुप को एक नेम देते हो ना, ऐसे ये भी नेम है। फिर उस नेम से आप सारे नंबर्स अटैच करते हो ग्रुप में जब डालते हो। ऐसे ही जितनी भी मशीन्स होंगी आपकी विंडोज 10 के लैपटॉप, डेस्कटॉप, इस नेम से एसोसिएट होंगे आप, ठीक है। ये डोमेन नेम डाला है और पर्टिकुलर यूजर का मतलब कोई अलग डोमेन का अलग होता है यूजर का, यूजर का डोमेन है। यूजर का डोमेन नहीं होता है, डोमेन एक ग्रुप होता है कंप्यूटर्स के लिए। इसके लिए जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में एक ग्रुप बनाते हो, फिर सारे नंबर अटैच करते हो, तो सभी नंबर्स के लिए ग्रुप कितने होंगे? एक ही ग्रुप होगा, एक ही नाम होगा। अगर ये सुनो क्लाइंट के सिस्टम पे और डोमेन ज्वाइन करना, इस नाम से मतलब वो करेंगे ना rex.com पे डोमेन एक्टिवेट करने के लिए। हाँ, जैसे नंबर एसोसिएट करते हो ऐसे ही, और उसका यूजर नेम वो अलग होगा। देखो आगे क्या होगा अभी डिस्कशन नहीं है, अभी मैं आपको डोमेन बनाना सिखा रहा हूँ। ज्वाइनिंग की बात यहाँ पे पहले आप ये सीखो कि डोमेन क्रिएट कैसे करना है। डिवाइस पता है, इससे थोड़ा डिवाइस आगे कैसे ज्वाइन होंगी वो अलग मैटर है, ठीक है। पहले आपको क्या आना चाहिए? डोमेन क्रिएट करना आना चाहिए। डोमेन क्या है ये समझना चाहिए। एक्टिव डायरेक्टरी बेनिफिट्स क्या है ये समझो। फॉरेस्ट के बारे में पूछो मुझसे यहाँ पे, डोमेन ज्वाइन की यहाँ बात नहीं, यहाँ पे बात है डोमेन बनाना कैसे, तो उससे रिलेटेड आप क्वेरी कर। बनाना कहाँ है, कैसे बनेगा, हाँ, कहाँ पे बन रहा है, क्या नाम देना है, इसके बारे में डिस्कस करें। जो ऑप्शंस मैं आपको दिखा रहा हूँ उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो अच्छा होगा। जो चीज आगे मुझे पढ़ानी है वो तो उसी टाइम, तो यहाँ पे उसको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं।
सारा क्लियर हो जाएगा। जब डोमेन ज्वाइन बताएंगे तो अलग अलग मेथड भी बताएंगे, अलग अलग तरीके बताएंगे डोमेन ज्वाइन के भी, उसके ऊपर डिस्कशन अलग टॉपिक। अभी हमारा क्या है, डिप्लॉयमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉम का मतलब कॉमर्शियल हो गया, .org ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइप है उसके अकॉर्डिंग आप ये नेम असाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है .gov भी लगा सकते हैं। आपको कुछ नहीं चाहिए इसमें, आप इसमें लोकल डोमेन है हमारा, ठीक है, इसको कोई नेम आप कॉमर्शियल लेवल डिसाइड नहीं करना चाहते इसका, तो लोकल भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या डाल देता हूँ, जनरली कॉमर्शियल ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो चीजें यहाँ पे चल रही हैं उनको ज्यादा फोकस करना है, वो कैसे होगा वो लेटर, ठीक है। अभी यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ डीएनएस की सर्विस भी इंस्टॉल हो जाती है। हाँ, 2 सर्विसेज होती हैं जो नेम रिजॉल्विंग का काम करता है। तो देखिएगा यहाँ पे डीएनएस का चेकबॉक्स लगा हुआ है इधर, तो अगर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डीएनएस तो इस चेकबॉक्स को रिमूव कर सकता है। लेकिन अगर जो हम करंट एनवायरनमेंट देखें एट दिस टाइम, तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा सर्वर्स यहाँ पे नहीं है, तो हम डीएनएस यहाँ पे लेंगे ही लेंगे, क्योंकि जब डोमेन ज्वाइन कराएंगे तो हमें नेम देना पड़ेगा, और नेम को रिजॉल्व करने का जो काम करेगा वो डीएनएस करता है। तो हमारे यहाँ पे हमने चूज तो एक सर्विस की थी, लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी की डिपेंडेंसी किसके पास है, डीएनएस के पास है, इसने ऑटोमेटिकली उसको चूज कर लिया। अगर जो आपके पास ऑलरेडी डीएनएस सर्वर एग्जिस्ट करता है तो इस चेकबॉक्स को हम रिमूव करते हैं, और जब डीएनएस का टॉपिक आएगा तब हम इसको आपको बताएंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस अलग अलग कैसे सेटअप करते हैं। फिलहाल सिंगल मशीन पर ही हम दोनों सर्विस ऐड किए, ठीक है। तो कैसे मालूम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बनाया होगा आपने पहले डीएनएस तो होगा आपके पास, नहीं बनाया होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो वो तो बनाना भी हम सीखेंगे डीएनएस कैसे बनता है। यहाँ से कैसे मालूम पड़ेगा अगर डीएनएस बना हुआ नहीं बना हुआ? आपकी कंपनी है, आपने कितने सर्वर बनाए हैं, आपको कैसे पता लगेगा? आपके पास होगा पहले, आपने बनाया होगा तो होगा, नहीं बनाया होगा तो। अब मैं अगर जो अपने एनवायरनमेंट को देखता हूँ तो मेरे पास कितने सर्वर हैं, एक ही सर्वर है विंडोज 10, फर्स्ट डिप्लॉयमेंट, तो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा मशीन नहीं, तो मैं डीएनएस कहाँ इंस्टॉल करूंगा, इसी के ऊपर। नहीं तो एक्टिव डायरेक्टरी की फंक्शनैलिटी जो है वो लेस हो जाएगी, जो हायरार्की वाला फीचर है ना एक्टिव डायरेक्टरी का, मल्टीपल डोमेन्स वाला, वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ग्लोबल कैटलॉग, जो भी ऑब्जेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट होते हैं, कैटलॉग का मतलब समझते हैं आप, सेंट्रल रिपोजिटरी। कैटलॉग आपने देखा होगा, किसी मॉल में जाते हैं एक बुक देते हैं ना कैटलॉग की, मेन्यू, उससे क्या बेनिफिट होता है, सर्चिंग फास्ट होती है, सर्चिंग स्पीड अप हो जाती है। जैसे बुक के अंदर इंडेक्स देखा होगा, चैप्टर नंबर 50 क्या है, कहाँ पे है, ये वाला चैप्टर कहाँ पे है, आपने देखा होगा। इंडेक्सिंग को क्वेरी करते हैं हम आजकल तो, और पता लग जाता है, डिस्प्ले पे लगा के रखना है, सर्च करो। हाँ, तो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, हमारा जो सर्वर 10 है वो ग्लोबल कैटलॉग के नाम से भी जाना जाएगा। एक्टिव डायरेक्टरी जब इंस्टॉल होती है तो फर्स्ट सर्वर को ही ग्लोबल कैटलॉग क्रिएट, कैटलॉग बनना ही बनना है, आप इसको डिसेबल नहीं कर सकते अगर जो यहाँ पर रिमूव करना चाहे तो कैटलॉग क्या करेगा, जब आप ऑथेंटिकेट करेंगे, जब आप लॉगिन करेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस डोमेन से बिलोंग करते हैं, यह सारी इंफॉर्मेशन किसके पास रहेगी, कैटलॉग के पास रहेगी, जिससे से ऑथेंटिकेशन और सर्चिंग दोनों फास्ट हो जाएगा। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर हम नहीं बना सकते, अगर जो अभी पहला सर्वर रीड ओनली हो जाएगा तो आप चेंजेस कहाँ पे करेंगे, ठीक है।
क्लियर? तो फर्स्ट सर्वर रीड ओनली भी प्लेस हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ से चेकबॉक्स रिमूव नहीं होगा, मतलब लगा नहीं सकते इसको यहाँ पे। और एक्टिव डायरेक्टरी के जो फंक्शन मिलेंगे हम 2016 के मिलेंगे। आप डाउनग्रेड करना चाहें, प्रीवियस कंपैटिबिलिटी है, एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है तो कर सकते हैं, फिलहाल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट नहीं है। ठीक है, अगर हम इसे और अप करना चाहें आप भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास 2016 ओएस है आपका, इसलिए 19 के फीचर हम यूज नहीं कर पाएंगे। लेस तो कर सकते हैं लेकिन इंक्रीज, क्योंकि विंडो कौन सी डाली है आपने? 16, सर्वर 16 इंस्टॉल किया है ना, तो इससे अब तो जा नहीं सकते आप। 19 इंस्टॉल करते तो 19 से अब नहीं जा सकते। ठीक है, तो करंट विंडो क्या है? 16, इसलिए हमें एक्टिव डायरेक्टरी कौन से फीचर देगी? 16 के। अगर जो आप अपने फीचर को लेस करना चाहें प्रीवियस कंपैटिबिलिटी की वजह से तो कर सकते। एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट नहीं है तो करने की जरूरत इसको नहीं। सेंट्रल रिपोजिटरी, इंडेक्सिंग, मेनू कार्ड जो भी बताएंगे, कैटलॉग हमारी होती है वो ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया। ये जो पासवर्ड है ये DSRM पासवर्ड है, एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर में यूज होता है। जब एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप एंड रिस्टोर या एक्टिव डायरेक्टरी मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है तब ये पासवर्ड यूज किया जाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड। ठीक है, बैकअप एंड रिकवरी एंड एक्टिव डायरेक्टरी मेंटेनेंस में तो सेम पासवर्ड रख सकते हैं, अलग भी रख सकते हैं। 7 कैरेक्टर का यहाँ पे पासवर्ड आपको ऐड करना है। ठीक है, और नेक्स्ट करना है। और DNS डेलीगेशन के लिए तो DNS अभी इंस्टॉल नहीं है, वो लेटर हो ही जाएगा। नेट बायोस नेम क्रिएट करेगा ये अपना, तो DNS के अंदर डिस्कशन करेंगे नेट बायोस नेम क्या होता है। ठीक है, और फिलहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस की लोकेशन, कहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस क्रिएट होता है। तो नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, बताते हैं उसके बारे में। डिफॉल्ट लोकेशन है सी विंडोज NTDS, लोग फाइल की भी सेम लोकेशन है। तो ये 3 लोकेशन आपको पता होना बहुत जरूरी है। डेटाबेस फोल्डर कौन सा है? ये है जहां एक्टिव डायरेक्टरी अपना डेटाबेस बनाएगी। डेटाबेस का जो नाम होगा वो NTDS.DIT, न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विस, डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लॉग्स फाइल्स जाएंगे यहाँ पे, एक्टिव डायरेक्टरी सपोर्ट फाइल्स है। सिसवॉल जो है ये ग्रुप पॉलिसी स्क्रिप्ट स्टोर करता है, ग्रुप पॉलिसी एंड स्क्रिप्ट, तीनों की लोकेशन, तीनों का काम आपको पता होना चाहिए। और ये डेटाबेस का नेम, एक्टिव डायरेक्टरी का पोर्ट नंबर 389, LDAP प्रोटोकॉल है एक्टिव डायरेक्टरी का, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको डेटाबेस के बारे में पूछा जा सकता है आपसे कभी भी, उसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, उसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, लॉग फाइल की लोकेशन पूछी जा सकती है, और सिसवॉल फोल्डर का यूजेस पूछा जा सकता है, एक्टिव डायरेक्टरी का पोर्ट नंबर पूछा जा सकता है, और एक्टिव डायरेक्टरी का प्रोटोकॉल भी ये हमारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, यहाँ से रिलेटेड है पोर्ट नंबर 389। सर्वर पोर्ट हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, अब HTTP सर्वर चाहे गूगल है चाहे कुछ भी है तो वो HTTP ही रहेगा, FTP ही रहेगा। ठीक है, क्लियर? पावर शेल के थ्रू स्क्रिप्ट आपकी ये बन जाती है, इसकी हेल्प से पावर शेल से भी आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं और उसमें चेंजेस करके, तो आपको ये सब क्लिक नहीं करना पड़ेगा, एक 1 कमांड में ही एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो स्क्रिप्टिंग भी फॉलो करी जाती है। कमांड के में कैसे मिलेगा पूरी? ये बना दी ना उसने, हाँ उसको बताएंगे क्या तरीका है।
तो प्रीरेक्विजिट चेक हो रही है। अब यहाँ पे तुम्हारा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता तो एरर आ जाता। वो चेक करता है कि जो चीजें हैं एक्टिव डायरेक्टरी के लिए जो जरूरी है वो यहाँ पे प्रॉपर है या नहीं है। तो ट्राई करना एक बार डीएनएस का आईपी मत डालना, प्रीफर डीएनएस, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा और फिर आप उसको डाल देंगे, ठीक है, कॉन्फ़िगर कर देंगे। अगर मान लीजिए सर हम अपने सिस्टम पे, आपके पास सर्वर 10 है, हमारे पास तो अभी कोई सर्वर है नहीं, तो आपको कल वर्चुअल मशीन बनाने सिखा दी, हाँ, आईपी डालना सिखा दिया, कंप्यूटर रीनेम सिखा दिया, तो ये ऑटोमेटिक उस वर्चुअल मशीन में आता जाएगा। ओएस का इंस्टॉल करेंगे ही ना आप, हाँ, बिना ओएस के तो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं होगी नहीं। एक्टिव डायरेक्टरी किसका फीचर है? विंडोज सर्वर का फीचर है। तो जब तक आपके पास विंडोज सर्वर नहीं है, अब है तो ये बात होगी, किसी को मैं बोल रहा हूँ कि पेंट में काम करो, अब लैपटॉप में विंडोज 10 ही नहीं है तो पेंट के अंदर कैसे काम करेगा वो है? अगर जो विंडो नहीं है तो फोल्डर भी नहीं बनेगा। तो अगर जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो अपना तो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर पाएंगे ना बाकी चीजें। तो सबसे पहले वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, आफ्टर दैट कंप्यूटर नेम चेंज करेंगे, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, देन आप एडी का रोल ऐड करेंगे, उसके बाद आप आगे की कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है, ठीक है। आफ्टर द इंस्टॉलेशन सिस्टम रिबूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली और आपका डोमेन क्रिएट हो जाएगा और फिर आप एक्टिव डायरेक्टरी की फंक्शनैलिटी यूज कर पाएंगे और एक्टिव डायरेक्टरी के बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब सर्वर साइड का तो काम कंप्लीट हो गया, एक डोमेन तो हमने बेसिक लेवल पर क्रिएट, तो उसकी बातें तो कर लेंगे अभी बाद में जो भी डिस्कशन है। अब यहाँ पे हमें ये लैपटॉप और डेस्कटॉप जो भी होंगे उनको डोमेन में ऐड करना। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको वन बाय वन आप डोमेन में ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपके पास विंडोज 10 की मशीन होनी चाहिए क्योंकि लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है आपके एनवायरनमेंट में 500 200 जो डिवाइसेस हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप उनको वन बाय वन आपको डोमेन के अंदर ऐड करना, ठीक है। तो एक मशीन ले लेते हैं विंडोज 10 की और उसको, ये सिस्टम 1 है, मैंने विंडोज 10 इसके अंदर इंस्टॉल किया है पहले से ही, ठीक है। इसके अंदर भी आपको सबसे पहले इसका कंप्यूटर नेम चेंज करना चाहिए, इसके अंदर एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए, प्रेफर्ड डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसी के बाद आप डोमेन ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये विंडोज 10 की मशीन है, तो नेम तो आप जब डोमेन ज्वाइन करेंगे तब भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है पहले से ही करना है। तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट है ncpa.cpl, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से हमें मिल जाएगी। इथरनेट आपका ओपन हो गया है, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। सबसे पहले हम अपने सर्वर का एड्रेस देखते हैं, हमारे पास सर्वर एड्रेस क्या है। तो सर्वर एड्रेस हमारा क्या है 192.168.10.10, ठीक है। सर्वर का आईपी तुमने डाला होगा, इस सर्वर के अंदर जाकर के देखना पड़ेगा, जो सर्वर आपने बनाया है क्रिएट किया है विंडोज 10 में डाला था नहीं डाला था थोड़ी देर पहले आईपी एड्रेस, सबसे पहले आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन की थी ना। तो अभी लॉगिन हो जाएगा, तो जैसे इसके अंदर देख रहे हैं ऐसे ही उसके अंदर देख लोगे जाकर के क्या आईपी एड्रेस है, तो उसके अंदर है 10.10,
तो इस मशीन का हम कर लेते हैं 192। सीरीज सेम रखना, अभी आईपी एड्रेस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको 22 कर लेते हैं लास्ट में। पहले 3 डिजिट चेंज मत करना, आईपी एड्रेस नॉलेज नहीं है तो लास्ट में ही चेंज करना है। तो हमने पहले फर्स्ट 3 ऑक्टेट चेंज नहीं किए हैं, लास्ट में हमने 21, 23, 25 कुछ भी करेंगे, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पे हमें सर्वर का एड्रेस डालना है, जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर हमने बनाया है उसका आईपी एड्रेस क्या है 192.168.10. इसमें लिखा भी है प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर कौन है, तो हमारा सर्वर ये है, तो हम इसको ऐड ऑन यहाँ पे कर देते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, बहुत जरूरी है। और ये अप्लाई सेटिंग अभी आ जाएगा तो मैं आगे की चीजें आपको बताऊँ, ठीक है। ऐसी आपकी दूसरी मशीन को भी डोमेन ज्वाइन कराना है तो उसको 23 नीचे डीएनएस, अगली मशीन 25 डीएनएस, आईपी एड्रेस डालते जाएंगे और 1 बाय 1 मशीन को डोमेन ज्वाइन करते जाएंगे। ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है, अभी डोमेन ज्वाइन करने का स्टेप हमने नहीं बताया। सर्वर की आईपी होती है जिस क्लास की है वही जो क्लाइंट के मतलब सिस्टम पे आईपी क्लास सेम रहेगी, अलग करते हैं। सेम क्लास रहना चाहिए, सेम नेटवर्क रहना चाहिए, लास्ट में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सर्वर की क्लियर सेम क्लास चाहिए, उसका भी निकाल रखा है कोई नहीं, हो गया यार। तो आई थिंक क्लियर, ओके कर दें। मशीन में आईपी एड्रेस आ गया है तो कनेक्टिविटी हो गई होगी। कनेक्टिविटी टेस्ट करें तो पिन करके कर सकते हैं कनेक्टिविटी टेस्ट करना, ठीक है। वैसे जब डोमेन ज्वाइन करेंगे तो एरर आएगा तो उससे पता लग जाएगा अगर जो कनेक्टिविटी बिटवीन द मशीन्स। हाँ, तो आपको क्या करना है, माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है, यहाँ इस ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ से डोमेन ज्वाइन करने का ऑप्शन आपको चेंज सेटिंग और चेंज के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चेंज सेटिंग, माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज, चेंज सेटिंग, चेंज कंप्यूटर नेम चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, SYS1 कर सकते हैं। यहाँ पे है सेम नेम, जो यहाँ पे है वही नेम हम ही यहाँ पे डाल देते हैं। और अब हम डालेंगे यहाँ पे डोमेन का नेम, कौन सा डोमेन हमें ज्वाइन, तो आपका डोमेन नेम क्या है, यहाँ पे दिख भी जाएगा आपको, आपने जो बनाया है। अब आप डोमेन नेम भूल जाओगे तो फिर क्या काम कर रहे हैं आप। डोमेन आपने बनाया और उसके बाद आप भूल जाते हो, तो बट भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं। जब आपका फर्स्ट स्क्रीन आएगा लॉगिन तो उस पर डोमेन नेम आपको दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि डोमेन बन गया तो लॉगिन बाय रेक्सटोन यहाँ पे आ जाता है। तो मशीन पर आपको डोमेन नहीं तो अंदर जाकर के आप चेक कर सकते हैं लॉगिन करके। अब व्हाट्सएप ग्रुप का नाम देखना है तो व्हाट्सएप में तो जाना पड़ेगा, वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वहां से ये भी चेक कर सकते हैं कौन कौन से नंबर ग्रुप में है, तो ऐसे ही कौन कौन सी डिवाइसेस ने डोमेन ज्वाइन किया है ये भी हम चेक कर लेंगे। ये सारा सर्वर से एक्टिविटी होगा, ठीक है। rex.com है सर। हाँ हेलो, .com है, rex.com। रेक्स लिखा था ना मैंने, जो भी है मैं आपको देख लेते हैं पहले इधर से। रेक्स था, जनरली मैं रेक्सटोन ही बनाता हूँ, कभी चेंज करता हूँ, कभी रेक्स कर देता हूँ, कभी रेक्सटोन। कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, abcxyz.com, abc.com, ठीक है। कोई सिटी से भी बना सकते हो, noida.com। इट इज ए नेम, इट इज ए ग्रुप नेम, डोमेन, ठीक है। यानी कि जनरली ये इधर आ जाता है, ठीक है। तो ठीक है, ओके कर लेते हैं इधर। अगर जो कोई एरर नहीं है तो डोमेन यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, सर्वर का यूजर नेम पासवर्ड जो था एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड, जो लॉगिन पासवर्ड है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे और मशीन डोमेन में ऐड, विदाउट ऑथेंटिकेशन ऐड नहीं होगी। ऐसे तो कोई भी हमारे डोमेन में मशीन ऐड
कर ले, ठीक है। तो अब एरर भी आई थी, आपने देखा था, मशीन प्रिपेयर नहीं थी उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, और सर्वर का पासवर्ड आपको पता ही होगा क्योंकि सर्वर आपने क्रिएट किया है, और ओके किया और वेलकम हो जाएगा। और डोमेन नाम वेब कनेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन की कहां से आगे एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन वाईफाई होता है, ज्वाइन करते हो तो पासवर्ड डालते हो या बिना पास एडमिनिस्ट्रेशन नाम दिया हुआ है, तो एडमिनिस्ट्रेटर होता है यूजर नेम और पासवर्ड होता है, विंडो में नहीं होता लॉगिन के लिए। हर सिस्टम का होता है एडमिनिस्ट्रेशन। वेलकम हो गया है, मशीन डोमेन में ऐड हो गई है, मशीन रिस्टार्ट होगी, सेटिंग अप्लाई होगी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम चेंज हो गया है, SS1 हो गया है, rex.com ज्वाइन हो गया है, मशीन रिस्टार्ट हो। अब आप इसके अंदर लॉगिन कर लेंगे अपने सर्वर के अंदर, और सर्वर के अंदर आप एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करेंगे, हमने इंस्टॉल की है ना। तो पहला जो टूल है, जो फर्स्ट टूल है, मैं आपको बताता हूँ, इधर टूल्स के अंदर जाएंगे, और यहाँ जा करके जो फर्स्ट इंटरफेस है हमारा टूल जो है वर्क करने के लिए, वो ये होता है। यहाँ पर आपको डोमेन और यूजर और कंप्यूटर सारी चीजें मिलेंगी, और भी टूल्स हैं एक्टिव डायरेक्टरी। तो ये हमारा डोमेन है, डोमेन के अंदर यहाँ आपको दिखाई देगा जो भी मशीन्स डोमेन ज्वाइन करेंगी उनकी एंट्री यहाँ पे, उनका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। डोमेन हमारा ये है, इनको कंटेनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो मार्क दिख रहा है, छोटा मार्क आ रहा है ना यहाँ पे, ये दिख रहा है बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, इसको ओयूज बोलते हैं। ओयू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट और कंटेनर्स, ठीक है। यूजर्स मिलेंगे, डबल इमेजेस वाले ग्रुप हैं। ऐसे ही एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट्स द मल्टीपल या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक्टिव डायरेक्टरी डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट, ये जो कंटेनर है, ग्रुप है, यूजर है, ओयू है, प्रिंटर है, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो एंट्रीज दिख रही हैं, इनको कॉमन वर्ड में क्या बोलते हैं? एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट। एक्टिव डायरेक्टरी स्टोर्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? यूजर, ग्रुप, कंप्यूटर, ओयू, हर एक ऑब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वर्क है, अलग अलग पर्पज है। जैसे ये कंप्यूटर है, इसने डोमेन ज्वाइन किया है, मैं एक यूजर हूं, कंपनी के एम्प्लॉय भी क्या कहलाएंगे? यूजर कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं, पहले तो सभी डिवाइसेस को डोमेन ज्वाइन करना है, और आगे की जो प्लानिंग रहेगी वो रहेगी ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट में सबसे पहली जो चीज है, जो फर्स्ट थिंग है, वो है डिपार्टमेंट। क्या है? आपको अपने ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज करना है। क्या करना है? तो आपके यहाँ पे हो सकता है एक HR डिपार्टमेंट हो, तो आप क्या बनाएंगे? एक आपका HR सेग्रीगेट कर रहे हैं, जिससे अलग अलग चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया। एक डिपार्टमेंट सेल्स, ठीक है, एक डिपार्टमेंट IT हो, हाँ, ऑर्गेनाइज कर दिया। क्या कर दिया? ऑर्गेनाइज से बेनिफिट है, HR में कौन कौन से एम्प्लॉय हैं इजीली फाइंड कर सकते हो, सेल्स में कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, IT में कौन कौन से अकाउंट एग्जिस्ट। तो इससे क्या होगा? आइडेंटिफाई, सर्चिंग, मैनेज इजीली। तो पहला बेनिफिट है ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज इजीली, काम तरीके से रहेगा तो अच्छा रहेगा ना, नहीं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका। अब मैं पूछने लगूं, अगर जो एक भी ओयू नहीं बनाता
HR में कौन है, IT में कौन है, आप फाइंड करने में थोड़ा टाइम तो लोगे ना। फिल्टर मारना पड़ेगा। हाँ, फिल्टरेशन यूज करना पड़ेगा। आप तो क्लिक करो। दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे चीज है, ये है पॉलिसीज। क्या है? मैं चाहता हूँ HR के लोग पेन ड्राइव यूज ना करें, बट IT वाले तो करेंगे ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर डालेंगे जाकर एक एक सिस्टम के अंदर। क्यों? तो ऐसे केसेस में अगर जो मैं एक ही OU के अंदर रखता हूं तो पॉलिसीज लगाने में मुझे डिफिकल्टी हो जाए। अगर जो अलग अलग OUs हैं तो मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज यहाँ पे इंप्लीमेंट। ठीक है। तीसरी चीज होती है डेलीगेशन। क्या होता है? आगे जो IT टीम होगी, मैं चाहता हूं रवि सिर्फ HR को मैनेज करे, सुनील सिर्फ सेल्स वाले ऑब्जेक्ट को मैनेज करे, और अमित सिर्फ IT ऑब्जेक्ट को मैनेज। अगर जो मैं OU नहीं बनाऊंगा तो मुझे 3 प्रॉब्लम है। इजीली आइडेंटिफाई करना किसी चीज को, ठीक है, फाइंड करना, आइडेंटिफाई वन फाइंड करना। मैं बोलता हूँ जरा HR में कितने लोग हैं जरा बताना। हाँ, तो आप क्लिक करते हो फटाफट देख लेते हो चीजें। ठीक है, HR से रिलेटेड। दूसरी चीज हो गई पॉलिसी, और तीसरी चीज हो गई डेलीगेशन। ठीक है, इसके बारे में, डेलीगेशन के बारे में, पॉलिसीज के बारे में आगे बात होंगी। फिलहाल तो यह है OU बनाने का पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइज, पॉलिसीज एंड डेलीगेशन। 3 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट। आप सपोज दैट आपको एम्प्लॉय ID क्रिएट करनी है, यूजर अकाउंट बोलेंगे यहाँ पे उसको, तो यूजर बनाएंगे। HR में जो भी लोग काम करते हैं, रवि काम करता है तो रवि का आप अकाउंट बना देते हैं और पासवर्ड जनरेट कर देते हैं। आप चाहें तो नेक्स्ट लॉगिन पासवर्ड चेंज कराना चाहें करा सकते हैं, नहीं कराना चाहें नहीं कराइएगा। अब रवि इस कंप्यूटर पर लॉगिन, रवि किसी भी कंप्यूटर पर लॉगिन कर सकता है। जो भी डोमेन में एडिड मशीन्स हैं वो किसी भी कंप्यूटर पे जाएगा, साइन इन टू रेक्सन दिखाई देगा उसको। उसे वैसे इस चीज से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, वो अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं और रवि इस कंप्यूटर पर लॉगिन, इस मशीन पर लॉगिन। तो ऑथेंटिकेशन कहाँ से होगा? सर्वर से। सर्वर पर ये रिक्वेस्ट गई, एक्टिव डायरेक्टरी पर ये रिक्वेस्ट गई, एक्टिव डायरेक्टरी ने अपने डेटाबेस में चेक किया रवि एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसका पासवर्ड करेक्ट है या नहीं, उसने उसको ऑथेंटिकेशन किया। यही सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन है कि कोई भी यूजर कहीं भी लॉगिन करेगा, उसका जो ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट है वो एक्टिव डायरेक्टरी मशीन पर जाएगा और वहां जाकर के वो ऑथेंटिकेट वैलिडेशन उसका पूरा होगा, तभी वो लॉगिन कर पाएगा। अब जो 500 डिवाइसेस आपके नेटवर्क में थी वो सिक्योर है। कैसे सिक्योर है? सिर्फ हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज ही उन डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं। कोई बाहर से कोई पर्सन या आपके गार्ड हैं या जो भी ऑफिस में काम करते हैं जिनके अकाउंट एग्जिस्ट करेंगे वही कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं, दूसरे पर्सन यूज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी भी देखने को मिल रही है कि हमारी डिवाइसेस को सिर्फ हमारी कंपनी के एम्प्लॉय ही यूज कर पा रहे हैं, और जिनके अकाउंट एक्टिव डायरेक्टरी में एग्जिस्ट हो रहे हैं वही यूज कर पा रहे हैं, दूसरे लोग यूज। तो सिक्योर हो गया ना एनवायरनमेंट। तो ऑथेंटिकेशन ने 2 बेनिफिट्स यहाँ पे, एक तो डिवाइसेस सिक्योरिटी आ गया, ठीक है, दूसरी चीज ये भी पता रहेगा कि किसने डिवाइसेस को यूज कब किया, और वो अपनी ही चीजों को एक्सेस कर पाएगा, दूसरे लोगों का डेटा। दूसरी चीज, कंप्यूटर्स में वो अनवांटेड चेंजेस, अगर जो आप चाहें इसे डोमेन से बाहर निकालने की बात करें, रवि ने लॉगिन किया और वो इस कंप्यूटर को डोमेन से बाहर निकालना चाहता है, अभी डोमेन में ऐड किया ना, तो जब वो यहाँ जाता है तो उससे ये पासवर्ड मांगा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। अगर जो वो अपना पासवर्ड डालेगा तो मशीन को डोमेन से बाहर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि रवि एक एम्प्लॉय है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है। रवि ना तो इस कंप्यूटर से कोई सॉफ्टवेयर रिमूव कर सकता है, ना इसकी कंप्यूटर की सिक्योरिटी में कोई चेंजेस। ये एक स्टैंडर्ड यूजर है, दे कैन यूज द कंप्यूटर बट दे कैन नॉट मॉडिफाई द कंप्यूटर सिक्योरिटी और सेटिंग्स।
एम्प्लॉय का काम कंप्यूटर मैनेजमेंट का नहीं है, नहीं तो फिर एम्प्लॉय के कंट्रोल में आ गया तो वो तो फिर अपनी मर्जी से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा अपनी चॉइस से। क्लियर और नॉट? तो एक्टिव डायरेक्टरी नॉट ओनली आपको के सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन दे रही है, आपकी डिवाइसेस की भी सिक्योरिटी इंक्रीज कर रही है, दूसरा लॉग मॉनिटरिंग भी हो रहा है यहाँ पे। अगर जो अभी रवि ने लॉग इन किया है तो सर्वर पे डेट एंड टाइम सेट हो गया होगा, रवि ने 12:02 पर लॉग इन किया। किस कंप्यूटर से लॉग इन किया? सिस्टम 1 से, सिस्टम 2 से। ये सारे जो लॉग्स हैं वो सर्वर पे जनरेट हो रहे हैं। समझे मेरी बात? क्लियर? अगर जो रवि अपना पासवर्ड भी चेंज करता है तब भी हमें पता लग जाएगा कि कितने बजे किस कंप्यूटर्स ने रवि ने लॉगिन किया, पासवर्ड चेंज किया या जो भी एक्टिविटी उसने परफॉर्म की। ठीक है, रवि की शिफ्ट ओवर हुई, रवि लॉग ऑफ करेगा यहाँ से और अपने घर चला जाएगा। ये जो भी है उसको बाहर जाना है तो यहाँ से साइन आउट का ऑप्शन, जैसे मेल लॉग आउट करते हैं अपना ईमेल अकाउंट भी तो लॉग ऑफ करते हो ना, साइन आउट किया। अब इस कंप्यूटर पे आपको दूसरा यूजर लॉगिन, जो भी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अब शिफ्ट चेंज होगी, दूसरा बंदा आएगा इस कंप्यूटर को यूज करेगा, तो एक डिवाइसेस को मल्टीपल लोग यूज, जो एग्जिस्ट करेगा वो यूज करेगा, जो चला गया वो लॉग ऑफ करेगा। तो सिक्योरिटी बिल्डिंग होगी पूरा, एक डिवाइस को मल्टीपल लोग यूज कर पा रहे हैं, एक बेनिफिट। जरूरी नहीं है कि आप इसी कंप्यूटर पे काम करोगे, कोई भी डिवाइस होगी फ्री है, आप वहां पर जाकर के अपना यूजर नेम पासवर्ड डालोगे और लॉगिन कर लोगे और अपना जो भी आपका वर्क है कंपनी का, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जो भी करना करेंगे। ठीक है, समझ आया आपको? तो टास्क क्या है? पहले थ्योरी, पहला टास्क जो है यहाँ पे क्या है? व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट, ये जो सारी चीजें डिस्कशन की हैं ये सारी आपको करनी है। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन करनी है प्रैक्टिकल टास्क में, डोमेन ज्वाइन करना है, ओयू क्रिएट करना है, यूजर क्रिएट करने हैं, ये सारा आपको कर लेना है नेक्स्ट वीक। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए लैपटॉप होना चाहिए या यहाँ पे हमारे डिवाइसेस लगा हुआ है इसके ऊपर आप करेंगे। लैपटॉप लेते हैं तो लैपटॉप है तो सबसे पहले आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, VMware इंस्टॉलेशन कल बता दिया था मैंने सारा, वो तो मैंने लेट हो गया, वीडियो भी मैंने दिया ना आपको। वर्चुअल मशीन तो मेरे ख्याल से आप ही के सामने क्रिएट किया था, OS इंस्टॉलेशन बताया, डेटा सेंटर इंस्टॉलेशन बताया, एडिशन आपने 2016 का, फिर उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, IP वगैरह ये सब हुआ। लास्ट में जो शेयर किया था आपने सर इसका वीडियो आया नहीं था लास्ट क्लास का। तो मुझे अपना मेरा नंबर नोट करो आप, या मुझे हाँ जी अभी रिकॉर्डिंग पे है, आप मुझे अपना नंबर बताएंगे? 91। एक सेकेंड सर उसमें ना सेटअप भी आप दे दीजिएगा, जो सर्वर आपने इंस्टॉल किया था ना, विंडो सर्वर। हाँ, वो लिंक उसका शेयर कर दूंगा ना व्हाट्सएप पे, सारे आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, 91 40 49 बिल्कुल 4618 4618। 18। ओके, तो मैं इस पे आपको ऐड कर लेता हूँ, एक ग्रुप बनाऊंगा अभी। हाँ सर सभी लोगों ठीक है का, ठीक है। 4 पर्सन है मेरे ख्याल से, 4 to 5 लोग हैं इस ग्रुप में, इससे ज्यादा रखते भी नहीं है हम। ठीक है, फिर डिस्कशन नहीं कर पाएंगे ना आप लोगों से जो बात हो रही है। अगर जो 20 कैंडिडेट्स होंगे तो कैसे बात करेंगे सभी से सबका नंबर लेने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा। तो लिमिटेड कैंडिडेट इसलिए हैं बैच में, ठीक है, जिससे डिस्कशन हो सके, आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर पाए। ओके, ठीक है सर। तो टास्क मैंने आपको बता दिया है, यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे, अभी सभी लोग उसमें इनपुट डालेंगे। अगर जो मेरा वेट नहीं करिएगा, अगर जो वो चीज आपको पता है तो दूसरे पर्सन की आपको हेल्प करनी है। ठीक है, मैं थोड़ा डिले रिप्लाई करता हूँ बिकॉज ऑफ देखने चाहते हैं कि नॉलेज किसका है इसके अंदर। अगर जो कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं मुझे, और व्हाट्सएप पे मैं खुद ही रिप्लाई कर देता हूँ कि ये सेटिंग चेंज कर लीजिएगा
इसके बाद भी बात नहीं बनती है फिर मैं रिमोट ले लूंगा, ठीक है, एनी डेस्क या टीम व्यूअर से आपकी लैब एक्सेस कर लेंगे। हाँ तो हाँ ऐसा नहीं करना है कि आपको करना नहीं है, ये नेक्स्ट वीक तक आपका बिल्कुल हैंड्स ऑन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि अभी तो लैब कर ही नहीं पाया, फिर समझ रहे नहीं, बर्डन भी जनरेट हो जाएगा और उससे फिर आगे प्रॉब्लम्स। थ्योरी थ्योरेटिकल जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी तो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई सीन, आप जस्टिफाई नहीं कर रहे व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ओयू, नहीं समझे। हाँ, आपसे कोई पूछता है एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस क्या है, तो एक्टिव डायरेक्टरी का मेंटेनेंस क्या करेंगे जब आपको डेटाबेस की लोकेशन ही नहीं, हाँ, नहीं समझे। आप अपनी जो चीजें हैं उनको इन्हेंसमेंट चाहते हैं तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, क्या है आप जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। अगर जो आपको उसका एडवांटेज ही नहीं पता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। ये तो वही बात होगी किसी को कॉलिंग नहीं पता है मोबाइल और आप उसको मोबाइल दे दें तो उसके लिए तो वो यूजलेस। और इंटरव्यू में जो होता है मेजर कंसर्न थ्योरेटिकल होता है, समझ रहे नहीं, कंपनी काम तो सिखा लेती है कई बार लेकिन इंटरव्यू में वो नॉलेज देखना चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर जो आप एक्टिव डायरेक्टरी नहीं बता पा रहे हैं व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी, व्हाट इज डोमेन, बेनिफिट्स ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसके अंदर काम करना, आप कुछ नहीं करेंगे उसके अंदर, कुछ चीज का पता ही नहीं है कि इम्प्लीमेंट किया है, तो वो हमारे इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाते हैं और उसकी वजह से हमें फेलियर मिलता है। और कोर्स करने के बाद भी, ट्रेनिंग करने के बाद भी आपको जॉब अब मिलेगा तो अच्छा पैकेज नहीं होगा क्योंकि आपने जो लेवल सर होना इसका सर इसका ये मटेरियल का पीडीएफ भी आप देंगे ना, मतलब वो दे जो देंगे थ्योरेटिकल आप, वाला है। ठीक है, वो बुक मैं दूंगा आपको एक। हाँ थ्योरेटिकल के लिए सर। हाँ हाँ, थ्योरेटिकल के लिए बुक देंगे लेकिन सबसे पहले जो वीडियो में थ्योरी है आप उसको कैप्चर करिए, ठीक है। ठीक है नॉलेज सर। इनहेंस करने के लिए अलग से बुक देंगे, उसमें हिस्टोरिकल बातें भी होंगी, पुरानी बातें, कुछ और भी बातें होंगी। ऐसे जगह जैसे ऐसे मिलेगा कि एक्टिव डायरेक्टरी कब इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे हुआ, हाँ हाँ, इस तरह की बातें उसके अंदर होंगी, ठीक है। तो उससे ठीक नॉलेज है। इनहेंसमेंट होगा। लेकिन जो हमारा ये ट्रेनिंग पीरियड का है, जैसे मैंने एक्टिव डायरेक्टरी पोर्ट नंबर बताया आपको, अब इंटरव्यू में ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। प्रोटोकॉल बताया मैंने, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, डेटाबेस की लोकेशन मैंने बताई। अगर तो ये चीजें नहीं पता होंगी आपको, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, वहां पे आंसरेबल नहीं हो आप, तो फिर दिक्कत। बुक वाली नॉलेज जो है वो हो ना हो, लेकिन जो मेरी 1 आवर 2 आवर में जो भी थियोरिटिकल, वो मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही लेकर के आया हूँ, ठीक है। ये जो यहाँ ठीक पे है जो सर। डिस्कशन था ये बहुत सर ये क्लास इंपॉर्टेंट। जो है 7 डेज रहेगा, मतलब 7 डेज चलेगा? ये वीकेंड बैच है, सैटरडे संडे। मतलब वीक में केवल 2 दिन क्लासेस होंगी, हाँ हाँ सैटरडे संडे 2 आवर्स की? हाँ